कारण क्या है? वहां के निवासियों को बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। आपने देखा होगा कि 1985 से 1991 के बीच में जो यूएसएसआर में गोरबाचोव का पीरियड है, उसमें कितनी अस्थिरता आ गई थी और वह देश विखंडन की कगार पर चला गया। एक राजनीतिक व्यवस्था को यह सोचना है कि वहां के रहने वाले लोगों की हर जरूरतों को तो कम से कम पूरा हम नहीं भी कर पाए, उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी की, कपड़ा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आवास की, इसको जरूर मैं पूरा करूंगा। और हम इनकी सृजनात्मक क्षमता के लिए और मैडम प्रिंसिपल से अनुरोध करता हूं कि जब महाविद्यालय का स्थापना दिवस हो, हर विभाग से 5-5 ऐसे सृजनशाली बच्चों को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से विशेष रूप से पुरस्कृत करें, ताकि बच्चों में एक मैसेज जाए। इस विभाग मेरा व्यक्तिगत अनुरोध था, विभाग के स्तर से आपने तो बच्चों को आशीर्वाद दे ही दिया, लेकिन एक विशेष अवसर पर इन बच्चों को जिन्होंने अपनी सृजन क्षमता से लोगों को दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने पेंटिंग करके एक मैसेज दिया है, बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैडम एक मजदूर के बच्चे के सामने शिक्षा से ज्यादा रोटी का प्रश्न हो जाता है। अभी भी धान कटने के मौसम में आप गांवों में जाएंगे, बहुत सारी बेटियां गांव की होंगी, तो माँ के साथ बच्चे भी धान को काटने में लगे हुए हैं। विद्यालय उनकी आस तलाश रहा है और पेट की रोटी उसकी आस को दूसरी तरफ मोड़ रही है। हमें यह भी देखना है भारतीय संदर्भ में कि शिक्षा के अधिकार को तभी हम जागृत और सुपोषित कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को सही तरीके से बाल श्रम से मुक्त करा सकते हैं। कई तरह के आपने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू कर दिए। आप अगर वहां देखें, उन मासूम बच्चों का क्या दोष है? एक समृद्ध देश यदि किसी दूसरे देश पर हमला कर देता है तो वहां की आबादी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हो जाती है। पिछले 5 वर्षों से लगभग रूस यूक्रेन बात चल रहा है और वहां की आबादी को देखिए आप, वहां के बच्चों को आप दूध के बिना बिलबिलाते देखिए, वहां के जनमानस को दवा के बिना बिलबिलाते हुए देखिए। मानवाधिकार के संरक्षण के लिए भले ही बड़े बड़े चार्टर हम बना लें, बड़ी बड़ी संविधाएं हम बना लें, बड़े बड़े अधिकार पत्रों की घोषणा कर लें, लेकिन ये सोचने का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था रहने के बावजूद भी आज एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के लोगों के मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको हम नेशनल प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। पहला स्थान उनको जाता है, दूसरा स्थान मुस्कान कुमारी। आप आगे देखिए, मुस्कान कुमारी का पोस्टर आप आगे दिखाइएगा, आगे दिखाइए जब भी। तीसरा स्थान जाता है खुशी राज, आगे आ जाइए। सेकंड स्थान है खुशी राज, तीसरा स्थान है मोनालिसा, चौथा स्थान इनको प्राप्त हुआ है मोनालिसा। आप एमजीसी 1 छात्रा मोनालिसा। लेकिन जो जूरी मेंबर का परिणाम है हमारे पास जिनका पोस्टर आप आ जाए, मैं नाम बोल रहा हूँ, चंद्रानी कुमारी, मुस्कान कुमारी, खुशीराज, जल्दी आ जाए। चंद्रानी, मुस्कान, खुशीराज, मोनालिसा, वंदना, मधुरिमा, ये सभी अपने अपने पोस्टर्स को लेकर के आप पास रखिए। और चंद्रानी, मुस्कान, खुशीराज, मोनालिसा, वंदना कुमारी, मधुरिमा अपने पोस्टर के साथ आप रहेंगे आगे। हमारे इस प्रांगण में उपस्थित विद्वान प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विभागाध्यक्ष अनुराधा जी, हमारे और शिक्षक, हमारे ऑर्गेनाइजर डॉक्टर दिनकर जी और हमारी प्रिय छात्राएं, हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत आभार है कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस आयोजन को सफल बनाया है। जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सैद्धांतिक अवधारणा
जो 1215 से शुरू हुई थी वह 1993 तक वियना कॉन्फ्रेंस तक हमने मानवाधिकार की यात्रा की है। लगभग 7 से 8 शतक तक मानवाधिकार के संरक्षण में हम लगभग 800 वर्षों तक अपनी यात्रा कर रहे हैं और आज भी ये चुनौतियां खड़ी ही है। इसके संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए भारतीय संदर्भ में आने की मानवाधिकार की दिशा में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट इस पर भी हम लोग रुकें, उसके बाद चुनौतियों पर 10 मिनट रुकेंगे। भाषण प्रतियोगिता में जो स्थान प्राप्त हुआ है उसमें पहला स्थान आया भानुप्रिया पीजी फर्स्ट सेमेस्टर भानुप्रिया यहाँ सर भानुप्रिया पहला सेमेस्टर एमए की छात्रा है और बहुत ही बढ़िया इन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरा स्थान है अन्नू मल्लिका संविधान दिवस पर पहला पुरस्कार अन्नू मल्लिका को है। बहुत ही बेहतर वक्ता के रूप में अपनी बातों को रखती है। तीसरा पुरस्कार आभार और धन्यवाद सर, आपने काफी विस्तार से मानवाधिकार की अवधारणा के बारे में अपनी बातों को साझा किया है। निश्चित तौर पर अरस्तु की उस उक्ति से, उस लाइन से कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से शुरू करके और आपने मानवाधिकारों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो हम लोग क्लास में बताते रहते हैं, तो सर ने कितने बेबाकी से अपने ओजपूर्ण व्याख्यान से हम सबों का मार्गदर्शन किया है। निश्चित तौर पर इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा, समाज को मिलेगा। सर आपने बहुत विस्तार से इंग्लैंड में 1215 में हुई मैग्ना कार्टा, जिसमें किंग जॉन के खिलाफ वहां के सामंतों ने, किसानों ने जो विद्रोह किया, इस मैग्ना कार्टा को एक ग्रेट डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। उसके बाद आपने सर 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम की बात आपने कहा। 1679 का बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, हाबियस कॉर्पस, 1689 का बिल ऑफ राइट्स, और इसके बाद सर आपने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम 1776 का उल्लेख किया है। जो वहां के संविधान, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के उपरांत वहां का जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में मानव की गरिमा, मानव की जन्मजात गरिमा का विशेष करके उल्लेख किया गया। सर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया, जिसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो नारा बुलंद किया गया, बोर्बन वंश के शासक लुई 16 के कत्ल के बाद वहां की जनता के द्वारा, फ्रांस की आवाम के द्वारा अपने जश्न आजादी में सर मुंह पकड़ करके जो नारा उन्होंने लगाया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और यही 3 शब्द हमारे संविधान का भी मेन आधार स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है। सर आपने इसके अलावा दुनिया के और तमाम ऐसे मुल्क, हम 1917 का रूस की क्रांति का उदाहरण दे सकते हैं, हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 सितंबर 1948 का सर आपने विस्तार से जिक्र किया है, और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों जो प्रोविजंस किए गए हैं, और खास करके आर्टिकल 32 का जो एक कहा जाता है कि आर्टिकल 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, जिसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, दायर कर सकते हैं। ये तमाम बात और जो मुद्दे और चुनौतियां मानवाधिकारों के समक्ष रहा है, उसका भी सर आपने बहुत ही विस्तार से जिक्र किया है। और इसी के साथ मैडम, प्रिंसिपल मैडम से अनुमति चाहेंगे कि अध्यक्ष संबोधन या और कोई बोलना चाहे तो फिर नहीं, अध्यक्ष संबोधन के लिए सीधा मैडम को हम अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि मैडम की अध्यक्षता में, चेयर की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम सफलीभूत हमारा हो रहा है। तो हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम प्रोफेसर निशा झा मैम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि मैडम आप अपने अध्यक्षीय संबोधन से हम सबों का मार्गदर्शन करें।